पाकिस्तान की एक कंपनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को 12 करोड़ का चंदा दिया और यह चंदा उस वक्त मिला है जिस वक्त जो है हमला हुआ था पुलवामा का 14 फरवरी को, और उसके बाद जो है 18 अप्रैल 2019 को चंदा मिलता है। इतना जिद्दोजहद किया जा रहा है। वो कहावत है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। हज़ारों हज़ार करोड़ रुपया चंदा देना कंपनीज देती है, कॉर्पोरेट हाउस देती है, इंडिविजुअल्स देते हैं, लेकिन ये जो सीक्रेसी मेंटेन किया जा रहा है कि राज में रहने दो, इससे आपत्ति है। जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जनता जो वोट दे रही है उनको ये जानने का हक है कि कौन सी कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है जो हमने देखा कि जिस कंपनी ने जितना रुपया दिया उसके आगे पीछे इंसिडेंट्स कुछ हुए। कैसे इंसिडेंट्स हुए? सीबीआई का रेड हो रहा है, ईडी का रेड हो रहा है, इनकम टैक्स का रेड हो रहा है। ये सेंट्रल एजेंसीज के द्वारा जब वो रेड हो रहा है तो वो देखा जा रहा है कि वो पैसा जाकर के केंद्र सरकार को दे देते। तो यही वजह है कि जो आपने सही कहा कि ये जो है वसूली मोदी सरकार जो है वो वसूली कंपनी बन गई है। पाकिस्तान की कंपनी हब पावर प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी ने 11 करोड़ का चंदा दिया 18 अप्रैल को, और 14 फरवरी को 2019 को वो जो है पुलवामा में हमला होता। तो ये पाकिस्तान से चंदा क्यों ले रहे हैं? और ये पाकिस्तान को लेकर लगातार राजनीति करते हैं मगर पाकिस्तान का चंदा भी लेते। ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि अगर पाकिस्तानी कंपनी ने चंदा दिया, क्या वो चंदा दे सकते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड के स्कीम में वो अलाउड है। दूसरी बात कि वो चंदा किस कंपनी ने, किस पॉलिटिकल पार्टी ने लिया। अगर जिस पॉलिटिकल पार्टी ने लिया उससे सवाल जवाब बनता है कि भाई नाम आया है। अगर भाजपा ने लिया तो उनसे ये सवाल बनता है कि इनसे ये सवाल ज़रूर पूछा जाएगा कि एक तरफ तो आप देश में नफरत फैलाते हैं, पाकिस्तान को दिन रात गाली देते हैं, मुसलमानों को कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, और दूसरी तरफ आप जो है वो बिरयानी खाने चले जाते हैं जब आपकी मर्जी होती है। नरेंद्र मोदी जी बिरयानी खाने चले गए थे ना, नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे। इधर चंदा भी ले रहे हैं। तो ये माजरा क्या है? इस पे तो हम कयास लगा सकते हैं, लेकिन जब तक कि ये डिटेल्स फर्निश इतिहास में आपके जो फ्यूचर है, जो आपका जो पास्ट है, प्रेजेंट है, तो आपको क्या लगता है इतने सारे मुख्य न्यायाधीश माने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, इन तमाम मुख्य न्यायाधीश में सबसे अच्छा कौन लगा आपको? जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। पूरे देश भर में इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो रही है और जिस तरह से अप्रैल से लेकर 2019 से लेकर 2024 फरवरी तक जो 16,000 करोड़ रुपए जो इलेक्टोरल बॉन्ड में आए, जिसमें तकरीबन 6700 करोड़ रुपए जो है भारतीय जनता पार्टी को आए हैं। उसके बाद जो है भारतीय जनता के पार्टी के बाद तृणमूल कांग्रेस को 1610 करोड़ रुपए आए और कांग्रेस को 1422 करोड़ रुपए हासिल हुए। इन सब मुद्दों के बाद कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को शायद दुनिया की सबसे बड़ी वसूली कंपनी बना देती है। 30 ऐसे कंपनी है जिनके घर, जिनके ऑफिस में, जिनके डिफरेंट लोकेशन पर रेड्स पड़ता है, फिर वो इलेक्टोरल बॉन्ड देते हैं और फिर उनका नाम जो है उस रेड से खत्म हो जाता है। पाकिस्तान की एक कंपनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा को 12 करोड़ का चंदा दिया और यह चंदा उस वक्त मिला है जिस वक्त जो है हमला हुआ था पुलवामा का 14 फरवरी को, और उसके बाद जो है 18 अप्रैल 2019 को चंदा मिलता है। यह कंपनी जो है फिलहाल जो है पाकिस्तान के कराची से ऑपरेट होती है और जिसके चेयरमैन मोहम्मद हबीबुल्लाह खान और दूसरे सीईओ मोहम्मद कामरान कमल है। तो एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान को लाल आंख दिखाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ पुलवामा के शहीदों का जो है जख्म भी नहीं भरा था, तो के पाकिस्तान के हब पावर कंपनी से उन्होंने 12 करोड़ चंदे लिया। पता नहीं चंदा किस बात का लिया है, और आज भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप जो है बॉन्ड्स के सीरियल नंबर शेयर कीजिए ताकि हम ये सुनिश्चित कर पाए कि कब किस कंपनी को कैसे चंदा मिला है और उन्होंने अपने बॉन्ड को कब रिसीव किए हैं, कब दिए हैं। ये तमाम तरह की चीजें हैं। तौसीफ अहमद खान है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है। तौसीफ भाई, सबसे पहले पूरे देश भर में इलेक्टोरल बॉन्ड की बात हो रही, आज कल जिस तरह से लगातार चर्चा चल रही थी उसके बीच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सीरियल नंबर को हमारे बीच शेयर कीजिए। किसको बचाया जा रहा है और पाकिस्तान से जो चंदा लिया गया है हब पावर कंपनी से, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे, क्योंकि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास में सारा डेटा अवेलेबल है इलेक्टोरल बॉन्ड का, किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा किस कंपनी ने दिया, वो इस डेटा का कस्टोडियन है। और स्टेट बैंक जो है उसके चेयरमैन वगैरह ये डिसाइड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरीके से कंट्रोल है और सेंट्रल गवर्नमेंट जब चाहे स्टेट बैंक से इन्फॉर्मेशन ले सकता है, इसका भी प्रोविज़न है। तो जब सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप डिटेल्स कोर्ट में सबमिट कीजिए, तो पहले उन लोगों ने 15 दिन मांगा टाइम, सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही दिया था।
फिर उसके बाद जब 15 दिन कंप्लीट हो जाता है तो उससे पहले ही उन लोगों ने एक फाइल कर दिया पिटिशन कि हमें आप इलेक्शन बाद तक का टाइम दीजिए, हम आपको डेटा निकाल करके दे देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया, बोले 1 दिन के अंदर हमें डिटेल्स दे दो। अब जिस दिन डिटेल्स देना था उस दिन स्टेट बैंक वालों ने देखा यह गया कि एक एप्लीकेशन फिर से मूव किया कि इसको स्टे रखा जाए, और जब वो खारिज कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस का बात उठ गया। सुप्रीम कोर्ट के जो बार एसोसिएशन के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने प्रेसिडेंट को लेटर लिख दिया। मतलब हर तरीके से कोशिश की जा रही थी कि ये डेटा जो है बाहर ना आए। खैर, जब स्टेट बैंक ने डेटा सबमिट कर दिया इलेक्शन कमीशन को, इलेक्शन कमीशन ने आज सुप्रीम कोर्ट के सामने वो सारे डेटा ला करके रख दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली कहा कि ये डेटा अधूरा है। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश थे, जो डायरेक्शंस था, उनका ये उल्लंघन है, पूरी तरीके से फॉलो नहीं किया गया। उसमें क्या फॉलो नहीं किया गया? तो इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर्स जो है वो नहीं दिया गया। इलेक्टोरल बॉन्ड नंबर के ज़रिए ये पता लगाया जा सकता है कि किस कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना पैसा दिया। तो अब तो सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन है कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड को फर्निश कीजिए। आपने सही सवाल उठाया कि क्यों इतना जिद्दोजहद किया जा रहा है। वो कहावत है कि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो उठ गया तो भेद खुल जाएगा। बस ये वही बात समझ में आ रहा है। हालांकि ऐसा डेमोक्रेसी में होता नहीं है। देखिए, चंदा हर ज़माने में पॉलिटिकल पार्टी लेता है और चंदे से ही पॉलिटिकल पार्टी चलता है, और हज़ारों हज़ार करोड़ रुपया चंदा देना कंपनीज़ देती है, कॉर्पोरेट हाउस देती है, इंडिविजुअल्स देते हैं। लेकिन ये जो सीक्रेसी मेंटेन किया जा रहा है कि राज में रहने दो, इससे आपत्ति है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि जनता जो वोट दे रही है उनको ये जानने का हक है कि कौन सी कंपनी ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, जो हमने देखा कि जिस कंपनी ने जितना रुपया दिया उसके आगे पीछे इंसिडेंट्स कुछ हुए। कैसे इंसिडेंट्स में सीबीआई का रेड हो रहा है, ईडी का रेड हो रहा है, इनकम टैक्स का रेड हो रहा है। ये सेंट्रल एजेंसीज़ के द्वारा जब वो रेड हो रहा है तो वो देखा जा रहा है कि वो पैसा जाकर के केंद्र सरकार को दे देते। तो यही वजह है कि जो आपने सही कहा कि ये जो है वसूली मोदी सरकार जो है वो वसूली कंपनी बन गई है कि किसी को कोई अगर गलत कर रहा है, तो अगर कोई कंपनी गलत कर रहा है, आप अपनी सेंट्रल एजेंसी से रेड करवाइए, कानून की प्रक्रिया को पूरी कीजिए। आप साइड से आकर के कुछ पैसा दे दो पॉलिटिकल पार्टी को, आपके अगेंस्ट में हम रेड रोक देंगे, ये तो गलत है, ये तो सही है नहीं। पाकिस्तान की कंपनी हब पावर प्राइवेट लिमिटेड, उस कंपनी ने 11 करोड़ का चंदा दिया 18 अप्रैल को, और 14 फरवरी को 2019 को वो जो है पुलवामा में हमला होता। तो ये पाकिस्तान से चंदा क्यों ले रहे हैं? और ये पाकिस्तान को लेकर लगातार राजनीति करते हैं, मगर पाकिस्तान का चंदा भी लेते हैं। ये बहुत ही अहम सवाल है, क्योंकि अगर पाकिस्तानी कंपनी ने चंदा दिया, क्या वो चंदा दे सकते हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड के स्कीम में वो अलाउड है। दूसरी बात कि वो चंदा किस कंपनी ने, किस पॉलिटिकल पार्टी ने लिया। अगर जिस पॉलिटिकल पार्टी ने लिया उससे सवाल जवाब बनता है कि भाई, अगर भाजपा ने लिया तो उनसे ये सवाल बनता है कि उनसे ये सवाल ज़रूर पूछा जाएगा कि एक तरफ तो आप देश में नफरत फैलाते हैं, पाकिस्तान को दिन रात गाली देते हैं, मुसलमानों को कहते हैं कि पाकिस्तान चले जाओ, और दूसरी तरफ आप जो है वो बिरयानी खाने चले जाते हैं जब आपकी मर्जी होती है। नरेंद्र मोदी जी बिरयानी खाने चले गए थे ना, नवाज शरीफ जब प्राइम मिनिस्टर थे, इधर चंदा भी ले रहे हैं। तो ये माजरा क्या है? इस पे तो हम कयास लगा सकते हैं, लेकिन जब तक कि ये डिटेल्स फर्निश नहीं किए जाएंगे, लोगों के सामने सारे सच्चाई आने की ज़रूरत है। 30 कंपनी है, जिसमें खास तौर पर फ्यूचर ग्रुप का एक कंपनी है, फ्यूचर गेमिंग हब, उसके ऊपर जो है उस कंपनी ने तकरीबन 1368 करोड़ रुपया जो है फंड किया। उसके बाद मेगा इंटरप्राइजेस, उसने तकरीबन 980 करोड़ रुपए चंदा दिया। और इन दोनों कंपनियों के ऊपर लगातार जो है मतलब सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स के छापे के खबरें आती रही है। तो क्या लग रहा है कि कंपनी ने अपने आप को बचाने के लिए मोदी सरकार का सहारा ले लिया? देखिए, ऐसे सूरत हाल में ये कयास लगाया जा सकता है, इसलिए ज़रूरी यह है कि पूरा सच सामने आए। इन मामलों पे, इन मुद्दों पे खुद ही एक इंक्वायरी की ज़रूरत है, और वो भी सीबीआई द्वारा इंक्वायरी नहीं होगा, ये कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन की इसमें ज़रूरत है। और यही वजह है शायद कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप बॉन्ड का नंबर फर्निश कीजिए, ताकि इस मामले में आगे कार्रवाई की जाएगी। आई एम श्योर कि बहुत सारे पिटिशंस फाइल होंगे इन मुद्दों पे कि सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन की जाए, ताकि लोगों के सामने जो है सच्चाई सामने आए कि जो नेता देश में लोगों के बीच में जा कर के लोगों से वादे करता है और वोट मांगता है, क्या वो अपने वादों में खरे उतरता है, या फिर वो अपनी निजी
संपत्ति बनाने में लगा हुआ है, अपना प्रॉपर्टी कहीं बाहर में, जो हर ज़माने में बड़े बड़े नेताओं ने ये कहा है कि हम ब्लैक मनी बाहर वापस लेकर के आएंगे, लेकिन क्या वो ब्लैक मनी वापस आया या आज भी वही चल रहा है? सिर्फ फ़र्क ये है कि आज वो ढक गया है। वो अगर पीएम केयर्स फंड में को जो है वो प्राइवेट ट्रस्ट बता देते हैं, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स को जो है अब तक तो पब्लिक डोमेन से बाहर रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन पे ये पब्लिक के सामने आ रहा है। आप भी लॉयर हैं और 2014 से लॉ पालिका पर या लॉ जो सिस्टम है उस पर लगातार, सिस्टम जुडिशियरी पर लगातार सवाल उठे। डीवाई चंद्रचूड़ को कैसे देखते हैं? लगातार सरकार के बहुत सारी नीतियों को लगातार विरोध कर देते हैं। देखिए, कोई भी जज जो है उसको हर केस में उसका नज़रिया जो है वो डिफरेंट रहेगा, वो केस की मेरिट्स पे। तो अगर डीवाई चंद्रचूड़ ने इलेक्टोरल बॉन्ड्स में ऐसा कुछ फैसला लिया है जो शायद मोदी सरकार को पसंद ना हो, तो ऐसे भी बहुत सारे फैसले हैं जो कि मोदी सरकार के पसंद के मुताबिक थे, जो चीफ जस्टिस ने फैसले लिए हैं। तो वो केस टू केस डिपेंड करता है। तो ऐसे एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट पास कर देना कि डीवाई चंद्रचूड़ को आप एज अ चीफ जस्टिस कैसे देखते हैं, ये बड़ा मुश्किल सवाल है इस बात का जवाब देना। और एज अ लॉ ऑफिसर ऑफ द कोर्ट मैं तो ज़रूर ऐसे बातों से परहेज करूंगा, कोई भी एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट पास करना। आपके इतिहास में आपके जो फ्यूचर है, जो आपका जो पास्ट है, प्रेजेंट है, तो आपको क्या लगता है इतने सारे मुख्य न्यायाधीश माने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, इन तमाम मुख्य न्यायाधीश में सबसे अच्छा कौन लगा आपको? देखिए, एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात मैं बताऊंगा आपको। बाबरी मस्जिद का जजमेंट आया, उसमें डीवाई चंद्रचूड़ भी उस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के मेंबर थे, लेकिन उस जजमेंट में किसी जज ने अपना नाम को रिकॉर्ड होने नहीं दिया। ये ऐसा बहुत ही रेयर केसेस में होता है। अगर आप जजमेंट लिख रहे हैं तो आप अपना नाम दीजिए, क्या वजह जो आपने नाम नहीं दिया। फिर ऐसा भी हुआ था, हमने देखा है कि बीजेपी के शासन में चीफ जस्टिस जो गोगोई थे, उन्होंने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट के कंपाउंड के अंदर करके कहा कि ऑल इज़ नॉट वेल इन द जुडिशरी। तो जी हाँ, ये जो दौर चल रहा है मोदी के दौर, इसमें जुडिशरी ऑब्वियसली 100% आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज्ड है। लेकिन कोई एक ब्लैंकेट स्टेटमेंट पास करने से परहेज करूंगा मैं, क्योंकि देश के जनता की जो भरोसा है वो जुडिशरी पे रहना चाहिए। जिस दिन ये भरोसा उठ गया उस दिन डेमोक्रेसी खत्म हो गया। सबसे खराब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? देखिए, अगर हम रिसेंटली अगर बात करें तो एक बात बहुत आश्चर्यजनक है गोगोई जी की, कि जिसमें वो खुद अक्यूज्ड हैं वो उसमें खुद ही जज बन जाते हैं। अच्छा। तो ये ऐसा तो किसी भी लिहाज से, जी हाँ, रंजन गोगोई, और वो रिटायरमेंट होने के बाद उन्हें राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है। और हाल में बंगाल में हमने देखा है कि 2 साल से बैठ करके जो एज अ हाईकोर्ट जज अभिजीत गंगुली जी जो जजमेंट पास करते आए बीजेपी के फेवर में, जो देखा जा रहा था, और वो खुद रिज़ाइन करके उसी दिन उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह दिया कि हम बीजेपी ज्वाइन करेंगे। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन भी कर लिया। तो ये सारी ऐसे बहुत ही हिस्टोरिकल इवेंट है ये, जो पब्लिक का कॉन्फिडेंस को शेक कर देता है कि जुडिशरी पे जो पब्लिक का भरोसा है वो इन सारे हालात के, इन सारे वजूहात की वजह से हिल जाते हैं, और इसीलिए लोग जो है निराश हो जाते हैं जुडिशरी को लेकर के। ठीक है, क्या लग रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड को देखकर जनता 2024 में कुछ बदल रहे हैं? माहौल बदलना चाहिए। अगर जनता नहीं जागेगी, अभी भी सोई रहेगी, तो फिर जनता किसी और को ब्लेम करने का उनका हक नहीं है। जनता को अपने आंख और कान खुले रखने, अगर जनता कहेगी कि ये चोर है और उसके बावजूद उनको जा करके वोट देगी, तो ये तो गलत है। आपके सामने इलेक्टोरल बॉन्ड है, आपके सामने दिख रहा है कि किस कंपनी ने कितना रुपया किस पार्टी को दिया और उस कंपनी के अगेंस्ट कैसे कैसे रेड करवाए गए। पीएम केयर्स में जो फंड है वो आज तक लोगों के सामने जाहिर नहीं है। तो जनता को हर कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने एमपी कैंडिडेट को देखे और देख करके सोच समझ करके, देश के भविष्य का बात है, सोच समझ करके अपना वोट दे, अपने वोट को ज़ाया ना करें। ठीक है। 2024 का लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड का खेल शुरू हो चुका है और उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटघरे में। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस थाने में किया और उसमें कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार इस देश में, इस पूरी दुनिया में जो है वसूली की कंपनी चला रही है। पहले रेड होता है, फिर वो बॉन्ड खरीदती है और फिर उसके बाद उनका मामला ठीक हो जाता है। अब देश की जनता क्या सोचती है? वैसे इतना जरूर है कि ना खाएंगे ना खाने देने वाले सरकार और लगातार नारा लगाने वाले सरकार को 7,000 करोड़ के लगभग चंदा मिला है इलेक्टोरल बॉन्ड से। और सबसे मतलब आश्चर्यजनक चीज यह है कि पाकिस्तान की हब पावर कंपनी जो कराची में ऑपरेट करती है हेडक्वार्टर, उसने भी इस सरकार को चंदा दिया है, वो भी पुलवामा अटैक के सिर्फ 70 दिन के बाद। अब क्या है, क्या मामलात है, वो तो जो है देखने के वाली बात है। मगर जिस तरह से जम्मू एंड कश्मीर के पूर्व गवर्नर ने लगातार इल्जाम लगाए थे, वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक चोट की तरह देखा जा सकता है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट।
द इंडियन खबर, सच आपके सामने।